आदरणीय सभापति महोदय, नेता सदन डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, नेता बहुजन समाज पार्टी माननीय सुनील चित्तौड़ जी, नेता कांग्रेस दिनेश सिंह जी, नेता शिक्षक दल आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी, नेता निर्दलीय समूह आदरणीय राज बहादुर सिंह चंदेल जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अहमद हसन साहब, सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष। और अच्छा लगता है जब वो बहुत सारी बातें आशीर्वाद के रूप में देते हैं। हम लोगों का भी सौभाग्य है कि ऐसी लीडरशिप हमारी पार्टी के पास नहीं है। क्योंकि नेता निर्दलीय समूह आदरणीय राज बहादुर सिंह चंदेल जी बोल रहे थे और शिक्षा विभाग के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने रखी। हमसे पूर्व में भी उन्होंने बहुत कुछ रखा होगा, क्योंकि नेता सदन ने पहले भी सुना होगा, अब भी सुना होगा। सभी समस्याएं अब समाधान हो जाएंगी क्योंकि नेता सदन सुन चुके हैं। अब तो कोई समस्या बचेगी नहीं, क्योंकि शिक्षा जल से जुड़े हैं आप। वैसे जब मैं सदन में आया, मुझे लगता था कि नेता सदन थोड़े से उतने खुश नहीं होंगे जितने खुश मुझे दिखाई दिए अभी। कारण कुछ और है, लेकिन ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं मुझे आप। सच बता रहा हूं मैं, अभी तक जब भी मैंने सदन में देखा है आपको सभापति महोदय, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न अगर कोई दिखाई दे रहा है तो आप। और सभापति महोदय, मैंने लाल टोपी इसलिए लगाई, पहले नहीं लगाई, मैंने बाद में लगाई। अभी बोलूंगा मैंने पहले अपनी लाल टोपी नहीं लगाई, मैंने बोलने के वक्त लगाई, इसलिए कम से कम मैं गोरखपुर और फूलपुर की जनता को धन्यवाद दे सकूं। लाल टोपी उन्होंने गोरखपुर और फूलपुर की जनता ने हम समाजवादियों का, और खासकर जो सर पे लाल रंग रखते हैं और हाथ में अपना झंडा लेकर के, और साइकिल, और हमारे साथी बैठे हैं उधर, जो सम्मान बढ़ा है उसके लिए मैं कह रहा हूं, मैं उन जनता को धन्यवाद देता हूं। और चेहरा इसलिए ज्यादा चमक रहा है कि दो तो हार गए, आप ही बचे हो बस। देखिए, दो नेता सदन जो उस सदन के हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो हार गए, और जो उप मुख्यमंत्री थे वो अपने आप को मुख्यमंत्री से कम समझते ही नहीं है, वो भी हार गए इस बार। बचे एक हैं, इसीलिए ज्यादा खुश हैं। और हम जितने नेता इधर सदन में बैठे, माननीय सदस्य सभापति महोदय, हम तो चाहते हैं सीढ़ी थोड़ा सा एक चढ़ जाए ऊपर, वो नीचे आ जाए, ये ऊपर चढ़ जाए। आप ऊपर जाना चाहते हैं कि नहीं? नहीं, वो पद पर, वो ऊपर वाले नहीं, पद पर। मैं चाहता हूं एक पद इनका बढ़ना चाहिए, और शायद वही कारण है जिसकी वजह से आप खुश दिखाई दे रहे हैं। आप कितना भी छिपाना चाहोगे, अपनी खुशी नहीं छिपा पाओगे। संभावना बढ़ गई है। आप दुखी क्यों देखना चाहते हैं? मैं सभापति महोदय, मैं सच कह रहा हूं और ईमानदारी से कह रहा हूं, और जितने ये सदस्य हैं सब आपको खुश देखना चाहते हैं, और एक बात से खुश नहीं होता, मैं कार्य से खुश होता हूँ, और कार्य अच्छा हो रहा है इसलिए खुश हूँ। मैं अपने बहुजन समाज पार्टी की पार्टी का धन्यवाद दूंगा, और जो दल के सदस्य नहीं है यहाँ बाहर हैं, जिन्होंने हमारा सहयोग किया, उनका भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वही परिणाम जो है
वो केवल परिणाम नहीं थे दो, रिजल्ट तो दो जगह आए हैं, लेकिन देश की राजनीति में दिशा देने का काम दोनों लोकसभाओं ने किया। और मैं नेता सदन से कहूंगा, नेता सदन कह रहे हैं कि वो काम से खुश हैं, कि अच्छे काम हो रहे हैं। वैसे आपके विभाग की बाद में बात करना चाहता था, मैं कुछ सुनना चाहता था उधर से। नेता सदन ने कहा कि ये जो नकल का कारोबार है, मुझे करेक्ट कर देना, क्योंकि आपने अलग अलग जगह अलग अलग 1000 करोड़ बोला है। नेता सदन ने ये कहा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कि जो नकल का कारोबार है वो इतने 1000 करोड़ का है। मैं केवल नेता सदन से जानना चाहता हूं, कम से कम सदन में हमें बताएं, जो आपने सदन के बाहर कहा है, कि ये नकल का जो उत्तर प्रदेश में कारोबार था वो कितने करोड़ का था और किस किस में बटता था, ये हमें जरूर बताएं। बताना चाहिए। हालांकि नकल रोकने के लिए बहुत हेलीकॉप्टर से चले, ये तो हेलीकॉप्टर कभी कभी मिलता है, हमसे छिन गया, आपने उसको पुष्पक विमान बना दिया था कुछ वक्त के लिए। नकल के लिए कहा कि नकल रोकने के लिए हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, और आज का अखबार बता रहा है कि कहीं सीसीटीवी बंद था लेकिन नकल बहुत हो रही थी। वो नकल पे मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि मैं सुनना चाहता था कि शिक्षक लोग अगर बोलते, और आपने नकल का इतना प्रचार किया, बच्चों को भी अपमानित कर दिया, शिक्षकों पे भी उंगली उठा दी, और उत्तर प्रदेश के बारे में न जाने क्या क्या सोचने लगे लोग, क्या उत्तर प्रदेश में न जाने कितनी नकल होती है। वैसे नवरात्र खत्म हो गए हैं, क्योंकि नवरात्र और चीजों पे बड़ा ध्यान रखते हैं आप लोग, लेकिन उस दिन की खुशी हमें समझ में नहीं आई कि मुख्यमंत्री जी ने 4 लड्डू खा लिए, तब भी उनका व्रत रहा। 4 लड्डू खाने के बाद व्रत, तो हम तो सालों साल रह सकते हैं ऐसे, कितने भी दिन कहोगे तो हम रह लेंगे। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश को ये सरकार ले जाना कहां चाहती है। सबसे ज्यादा पिछले बजट में धन अगर आवंटित हुआ था तो किसानों की कर्ज माफी को लेकर, कर्ज माफी को लेकर के जगह जगह सरकार के लोग गए, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय तमाम लोग मंत्रीगण गए, और उन्होंने कर्ज माफी को लेकर के बहुत प्रचार किया और कर्ज माफ करने का फैसला लिया, किसानों का कर्ज माफ होना शुरू किया। जो आंकड़े बताए जाते हैं, सरकार जो आंकड़े देती है, इन्होंने बजट में कितना पैसा रखा, कितने किसानों का कर्ज माफ होने जा रहा है, वो जो संख्या रखी इन्होंने, और जमीनी हकीकत क्या है, हम जानना चाहते हैं नेता सदन से। आंकड़े नहीं, कम से कम कितने किसानों का कर्ज माफ आप कर चुके हैं। और आपने तो कहा था कि सब किसानों का हम कर्ज माफ कर देंगे, शायद आपने मत से न कहा हो, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं ने गांव में जा जाकर ये कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाइए, आपका पूरा का पूरा कर्ज माफ हो जाएगा। कितना कर्ज माफ हुआ, और कर्ज माफ नहीं हुआ उसके कारण सबसे छोटा जिला है महोबा। अगर महोबा के आसपास का कोई सदस्य होगा तो वो जानता होगा कि कुछ पिछले महीनों में कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली। पूरी रिपोर्ट है हमारे पास। कुछ ही महीनों में, मात्र कुछ महीनों में 27 किसानों ने आत्महत्या कर ली, और सब इसलिए आत्महत्या कर लिए कि वो कर्ज माफी की वजह से जो कर्ज उनके पास था वो कर्ज माफ नहीं हुआ उनका। किसान ने आत्महत्या कर ली, और ये तो हम पे एक जगह के आंकड़े हैं, लेकिन इससे ज्यादा आंकड़े सरकार के पास होंगे कि आखिरकार किसानों की कितनी जान चली गई। इन किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ? इन्होंने भी आपकी सरकार बनवाई थी। वो लोग जो हमारे गए थे घरों में, पूछा उनसे, उन्होंने कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट दिया था
कि हमारा कर्ज माफ हो जाए, लेकिन हमारा कर्ज माफ नहीं हुआ। हमारे पिताजी चले गए, उन्होंने जान दे दी। मैं पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं वोट लेने की वजह से आप कह रहे थे कि तो यादव है, इनका क्या? जात के आधार पे आप बात करते थे। किसान किसान है, हमसे जात मत पूछिए। माननीय नेता सदन में सभी जातियों के लोग हैं इसमें, लेकिन हम ये मानते हैं वो किसान हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कितने किसानों की आपने मदद की? मैंने पूछा जिलाधिकारी महोदय से, किसान दुर्घटना बीमा से मदद हो जाती थी। नेता सदन बताएं कि उत्तर प्रदेश में कितने किसानों को किसान दुर्घटना बीमा से आपने मदद की? कहीं मदद हुई हो तो बताओ। और अगर समाजवादियों की सरकार होती इस समय तो कम से कम 8 लाख रुपए तो मिलते, और हमने करके दिखाया। अगर कहीं सूचना मिल गई, अगर किसी माननीय सदस्य ने कभी हमें सदस्य ने कहा कि वो गरीब की जान चली गई है, हमने अपने खजाने से मदद करने का काम किया। लेकिन आप कैसे लोग हैं? कर्ज माफी के नाम पे आपने वोट ले लिया, पूरा वोट मिल गया आपको। इतना वोट लोकतंत्र में कभी किसी पार्टी को नहीं मिला। और फिर आपके पास क्या बहाना आया? अब तो 2 इंजन की सरकार है, दिल्ली और लखनऊ, सब खजाना आपके पास। और सब खजाना होने के बाद अगर किसान दुखी है, परेशान है और आत्महत्या कर रहा है, तो इस सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ये तो केवल एक उदाहरण दिया है जनता ने, गरीब जनता ने। ये मत समझना कि हम हजारों से जीते हैं। ये हजारों की जीत नहीं है, सभी जिन्होंने हमारा सहयोग किया। लाखों लोग इनसे नाराज हैं, लाखों लोग। आप लाखों से जीते थे, इस बार हजारों से हार गए, और लाखों लोगों ने आपके खिलाफ मतदान किया है। ये बहाना कर रहे हैं कि लोग हमारे निकले नहीं वोट डालने, क्योंकि आप तो यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं, उन चीजों को समझते हैं, स्विंग को समझते हैं। अगर पॉजिटिव स्विंग होती है तो जो वोट निकलता है पॉजिटिव होता है। और याद रखना, अगर सरकार के खिलाफ वोट पड़ रहा है, जो वोट निकलता वो सरकार के खिलाफ वोट डालता। अभी तो मामूली वोटों से हारे, लाखों वोटों से आप हार जाते। और फिर मुख्यमंत्री की लोकसभा हार गया। आपने क्या काम किया? मुख्यमंत्री जहां जाते वहां कहते हैं जातिवादी लोग हैं, ये परिवारवाद है इनके यहां, 4 डिस्ट्रिक्ट वीआईपी थे। अरे आप मुख्यमंत्री हो, अपने यहां क्या कर रहे हो? आप क्या किया आपने? बताओ। 5, 4, 2 बजट निकल गए, आपने अपने किस योजना में पैसा दिया बताइए? 500 बेड का अस्पताल बन रहा था, इसलिए इन्होंने रोक लिया बीजेपी के लोगों ने कि ये समाजवादी सरकार ने दिया है। सभापति महोदय बताइए, अस्पताल कोई समाजवादी लोगों के लिए था? वहां तो बच्चों के लिए था। 1 साल से खड़ा हुआ है अस्पताल, आपने बजट क्यों नहीं दिया? आपने तो बहुत खजाना था, कहां है वो पैसा? बताओ जो आपको देना था। अस्पताल के लिए पैसा नहीं, एम्स के लिए जमीन दी हमने, और इन्हीं लोगों ने साजिश कर करके, इन्हीं के लोगों ने उस पर रोक लगाई थी। पहले एक जमीन दी मैंने, पहले समाजवादियों की सरकार थी, कोर्ट में भेज दिया अपने आदमी को। हमने कहा कि नहीं, हम जमीन देंगे क्योंकि एम्स बनना जरूरी है उस इलाके में। सबसे कीमती जमीन दी। हम पूछना चाहते हैं कितना बजट दिया आपने? रायबरेली का तो एम्स बना नहीं, पूरा नहीं हुआ। ये सौभाग्य हम समाजवादियों का है कि उत्तर प्रदेश में दोनों एम्स के लिए जमीन अगर किसी ने दी है तो समाजवादी सरकार दी है, और मुफ्त में जमीन दी है। वो भी रोक दिया। कांग्रेस पार्टी के क्षेत्र में बन रहा था एम्स, वो क्यों रुक गया? उसका कारण नहीं समझ में आ रहा। कोई दिशा नहीं इसकी सरकार की, केवल बोलने में बहुत वो है। मैं भाषण सुन रहा था, बहुत भाषण दिया गया है सदन में बजट को लेकर। पहले खर्च नहीं होता था। हम पूछना चाहते हैं कितना बजट दे रहे हैं आप? किसानों का पूछा, आलू का बता दो, समूह बनाया था आपने मंत्रियों का, क्योंकि किसान आलू का दुखी है। हमें नहीं पता आपके यहां आलू होता है कि नहीं होता है। आप आलू के बारे में कितना समझते होंगे? मुझे नहीं पता, शायद एक भी खेत नहीं होगा आपका आलू का, 1 बीघा भी खेती नहीं होगी आलू की। ये तो आलू है, गाय भी नहीं होगी, होगी भी तो 1 गाय रखे होंगे आप दूध के लिए। हमसे पूछो कितनी गायें हैं,
और कितने बीघा खेती रखते हैं आलू की। पिछली बार 200 बीघा थी आलू की खेती हमारे पास, इस बार भी है। हमें नहीं चाहिए रेट आपका, लेकिन बताओ आलू किसानों को क्या दिया आपने, कितने किसानों की खरीद की आपने। और अभी रेडियो में आई जो बात, उसमें कहा कि एमएसपी का ये फार्मूला है, हम इसको लागू करेंगे। फार्मूला बताया जा रहा था, हम तो फार्मूला भी नहीं समझ पाए कि कौन सा फार्मूला बता रहे हैं, कौन सा फार्मूला होगा। हम तो एक ही बात समझते हैं जो आपने कहा अपने संकल्प पत्र में कि किसानों की हम आय दोगुनी कर देंगे, पैदावार बढ़ा के, और उसको कीमत कैसे दोगे लाभकारी। आलू का मिला नहीं, धान की मिली नहीं, क्या मिला हम पूछना चाहते हैं नेता सदन से, क्योंकि आलू का बताएं, धान का बता दे, खरीद तो बता रहे हैं, खरीद तो पहले होती थी। और मैं इसलिए पूछ रहा हूं, शायद मुख्यमंत्री याद है तो ना पूछता। एक दिन नेता सदन अपने किसी कार्यक्रम में गए थे, एक जिले में कुछ आड़तिये नाराज थे, इनकी गाड़ी के सामने लेट गए, गाड़ी के सामने लेटे थे कुछ, और यह में आपको घेरा था। तो नेता सदन, उप मुख्यमंत्री तो आप ही हैं, हम चाहते नहीं, हम सभापति जी हम चाहते हैं उप हट जाएंगे। और ये मैं अपने यकीन से कह रहा हूं, क्योंकि प्रदेश का भला होगा, रोपिन कहां आएगा। हो सकता है याद आ जाएगा आपको, आप एक कार्यक्रम में गए, आरतीओ ने घेर लिया आपको और शिकायत की उन्होंने कि किसी ने इनसे इतना पैसा आरतीओ से वसूल लिया है। आपने निर्देश दिए हैं, याद आ गया। और लोग लेटे भी थे गाड़ी में, क्योंकि आप गाड़ी में अंदर बैठे रहे होंगे तो शायद दिखा नहीं होगा नीचे कौन ले गया है। वो किसान आरतीय लेटे थे। अच्छा तो ठीक है, लेकिन उन्होंने रोका था आपको रोका मिले। हाँ, ये तो भाषा सरकार की होती है कि देखिए किसान अपने पारिवारिक उसकी वजह से मृत्यु हुई है, बीमार था, मृत्यु हुई थी, कर्ज से भी माफ हुआ, ये तो हम भी जानते हैं भाषा सरकार की, सरकार में हम भी रहे हैं। तो ये भाषा सरकार की होती है कि नहीं, मैं जा रहा था, मुझसे मिलने आया था डेलीगेशन, ठीक है, आपसे मिलने डेलीगेशन आया था, और उन डेलीगेशन के लोगों ने कहा कि कोई एक बीजेपी का नेता है, वो सब आड़तियों का पैसा लेके भाग गया, कुछ पैसा लेके चला गया है। लेकिन नहीं, गलत बात, ये आप जानते हो, समाजवादी नहीं है, ये आप जानते हो, ये बीजेपी का है। और मैं कहूं तो आड़तियों को भेज दूंगा आपके पास, अगर आप कहें तो मैं आड़तियों को भेज दूंगा, क्योंकि अभी उनका पूरा वापस नहीं हुआ, आधा वापस हुआ। ये हालत है, ये तो एक उदाहरण है। हाँ, मैं धन्यवाद देता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो उठ हट जाए आपके यहाँ से, क्योंकि आप कोई मदद करते हो, इसलिए कि न्याय दिलाते हो, कुछ तो न्याय दिलाते हो आप। मैं ये चाहता हूं कि आपने थोड़ी मदद की, लेकिन उसके बाद की कार्रवाई देखिए। आपने कहा, निर्देश दिए, कुछ हो गया वापिस आरतीओ को, लेकिन जो आपसे मिलने आया था उस पर 376 का मुकदमा लग गया। ये 376 हम और आप सब जानते हैं कौन सा है मुकदमा, और हमारे यहां तो इतना अच्छा कप्तान भेजा, खूब 376 लगा रहा है। हमने कहा कि कुछ मत बोलो, महिलाओं से संबंध रखिए, उनसे दोस्ती करिए, उनसे कहिए कि हम सरकार अगर आए कहीं तो हमारी तो मदद करना। उन्हें पता ही नहीं है कि कौन सा मुकदमा उनके नाम से लिखाया जा रहा है। महिलाओं को पता ही नहीं है कि उनके नाम से कौन सा मुकदमा लिखा जा रहा है, और नहीं मानते हैं। नेता सदन ये जानकारी कर लें कि वहां पर कितने नेताओं के ऊपर 376 का मुकदमा लगवाया गया महिलाओं से। सोचो, महिलाओं को पता ही नहीं है, और जिसने आपसे शिकायत की थी उस पर 376 का मुकदमा लगवा दिया। अब वो बताइए कि लगवाने वाला, पैसे ले जाने वाला किस दल का है। और जहां तक दल की बात कर रहे हो, वो बात मैं पढ़ लूंगा, कि कानून व्यवस्था पर जब आऊंगा तो आपके दल के नेताओं के नाम पढ़ लूंगा। तो ये स्थिति है, धान खरीद की ये स्थिति है। और जो आंकड़े में तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन किसान को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। हाल ही में इन्वेस्टमेंट मीट हुई है,
सभापति महोदय घड़ी देख रहे हैं। अभी तो शुरू हुआ है। मैं 15-20 मिनट बोलूंगा, बहुत ज्यादा बिंदु निकल पूरा समय सभापति महोदय, इन्वेस्टमेंट मीट हुई। हमें खुशी इस बात की कि सरकार ने इन्वेस्टमेंट मीट की, और ऐसा नहीं है कि यही सरकार कर रही है। जो भी सरकार में आता है वो कोशिश करता है कि इन्वेस्टर से जाए, मिले और अपनी पॉलिसी बताए और उसके तहत वहां इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि स्टेट में इन्वेस्टमेंट आना जरूरी है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आएगा तो प्रदेश आगे बढ़ेगा, खुशहाली के रास्ते पर जाएगा, तरक्की होगी, लोगों को नौकरी और रोजगार मिलेंगे। ये इन्वेस्टमेंट की एक्सरसाइज हर सरकार करती है। मुझे खुशी है कि आपने जगह जगह रोड शो किए। रोड शो के बाद आपने एक लखनऊ में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट की, और इन्वेस्टमेंट मीट के तहत जो होर्डिंग लगाए गए थे एयरपोर्ट पर और जो खंभों पे होर्डिंग लगे थे, मैं उसके लिए नेता सदन का धन्यवाद देता हूं कि आपके पास अपना कुछ दिखाने को तो था नहीं। एक ही एक्सप्रेसवे था, हमने उसकी इतनी तस्वीर नहीं लगाई होगी जितनी नेता सदन और इनके लोगों ने इन्वेस्टमेंट मीट की उसमें एक्सप्रेसवे लगा। मैं दूसरे मंत्री जी का भी धन्यवाद दूंगा। हाल ही में मैंने अखबार में पढ़ा है कि वॉल्वो और स्कैनिया बस उस पर चला रहे हैं। देखो कितना अच्छा होगा जब एक्सप्रेसवे पे चलेंगे, कितना समय बचेगा। और शायद माननीय मंत्री जी को हम कहेंगे, इनके विभाग में बहुत अच्छा काम होना शुरू हो गया था, उम्मीद है ये भी करेंगे। जो बस स्टैंड समाजवादियों ने बनाए हैं, हम तो कहेंगे कि उससे अच्छा बने, और आपकी कोशिश होनी चाहिए क्योंकि आपके पास टाइम है। तो इन्वेस्टमेंट उस बस स्टैंड में आया है, कैसे भी आया हो इन्वेस्टमेंट आया, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। अतिथियों का सम्मान और वो सब होना तो ठीक है, लेकिन हमें उससे ज्यादा खुशी ये हुई कि जितने इन्वेस्टर्स आए थे, उनके कर्मचारी, उनके अधिकारी, उनके साथ चलने वाले सब एक्सप्रेसवे से आए थे। तारीफ करते हुए समाजवादी भी आए थे और जाते हुए भी समाजवादी पार्टी की तारीफ करते हैं। और अगर आपने ध्यान से भाषण सुना होगा इन्वेस्टर्स का, नहीं उनके कर्मचारी नहीं आ पाए हवाई जहाज से, गाड़ियां जो आनी थी कुछ, और कुछ बाई रोड भी आए, क्योंकि अगर एक बड़ा उद्योगपति आएगा तो अकेला नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोबारा चेक कर लो। जो इन्वेस्टर्स आए, कह रहे पुरानी सरकार में गुंडा राज था, जाने क्या था, लेकिन उन्होंने ध्यान से भाषण नहीं सुना। उसमें यही नेता सदन बाजी मार गए, उसमें तो आप ही सबसे आगे थे। आपने बहुत अच्छा काम किया, उसमें बहुत सारे सेशन आपने अटेंड किए। उसमें दूसरे मुख्यमंत्री ज्यादा नहीं अटेंड कर पाए, उनका भी समय आप ले लिया। ये बात हम और आप समझ गए होंगे। तो सबसे ज्यादा सेशन अगर किसी ने अटेंड किए, जो मेहनत की, सरकार की बात रखी और अपनी पॉलिसी बताई, वो नेता सदन ही थे। लेकिन मैं नेता सदन से जानना चाहता हूं कि आखिरकार कौन सी पॉलिसी में ज्यादा बदलाव किया है आपने, जिसकी वजह से ज्यादा प्रभावित होंगे इन्वेस्टर्स आपको। जो समाजवादी सरकार की पॉलिसीज थी, उसके अलावा आपने कौन सी बेहतर पॉलिसी या क्या इंसेंटिव ज्यादा दिया है जिसकी वजह से ज्यादा प्रभावित होंगे आपसे, वो हम जानना चाहते हैं। और फिर ध्यान से भाषण आपने भी सुना होगा। देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं मुकेश अंबानी जी, उनका तो बहुत ध्यान से भाषण सुना होगा, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट करना है स्टेट में। उनको बुलाने मुख्यमंत्री जी भी गए थे, या मिले होंगे मुकेश अंबानी जी। उनका भाषण, उन्होंने कहा कि पूर्व में मैं 20,000 करोड़ रुपए इस उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर चुका हूं, आने वाले समय में 10,000 करोड़ और करूंगा मैं। 20,000 करोड़ तो हम ही करा चुके थे, 10,000 करोड़। और नेता सदन इसलिए जानते हैं कि नेता सदन का जो विभाग था पहले, नेता सदन होने से पहले, उससे बड़ा संबंध था उस विभाग का। क्योंकि लाइन कैसे बिछेगी शहरों में? अगर जियो की लाइन बिछेगी तो कैसे बिछेगी? बिना नगर निगम के तो नहीं बिछेगी। आप बात समझ के देखिए नेता सदन। तो 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने कहा अपने भाषण में
और कहा कि 10,000 और करोड़ करेंगे। तो आप कौन सा इन्वेस्टमेंट लाने वाले हो ये बताइए मुझे पहले तो भाई। फिर दूसरे उद्योगपति उन्होंने भी कहा कि हमने एमओयू इतना किया था लेकिन हम उतना नहीं कर पाए थे, 3,000 करोड़ के लगभग हमने इन्वेस्ट किया है और आने वाले समय में और हम करेंगे। तो हम जानना चाहते हैं कि आप कौन सा नया कर रहे हैं। दो, तीसरे उद्योगपति ने तारीफ की 100 नंबर की, 100 नंबर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मेरी मां और मेरे परिवार का रिश्ता इस शहर से, इस प्रदेश से, और मुझे अच्छा लगा कि मैंने काम किया इस प्रदेश में पहले भी। तो 100 नंबर डायल 100 नंबर उसमें उन्होंने कहा इन्वेस्ट किया, उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। और आज शायद 1 साल बाद इन्हें महसूस हुआ है सरकार के लोगों को कि जो 100 नंबर है वो अच्छी है। अब तो जब ब्रेक आती है एफएम में, बिना 100 नंबर के ब्रेक ही नहीं खत्म होती है। 100 नंबर का बहुत प्रचार कर रहे हैं, अखबारों में भी आता है कभी कभी। और मुझे खुशी इस बात की, इसमें भी आप बाजी मार गए नेता सदन। ये आप 100 नंबर देखा है और कोई देखने नहीं गया, आप बात समझते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं आप अपना वो बढ़ाइए, छोड़िए आप ये उप से काम नहीं चलेगा। ये अगर वो हट जाए तो ये आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि 100 नंबर को आप समझते हैं, देख क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, आज जरूरत क्या है, तो वो सब देखें। और 100 नंबर को आपको कभी ना कभी स्ट्रेंथन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड की जो सबसे बेहतरीन व्यवस्था थी उस व्यवस्था को हम लेकर के आए हैं, समाजवादी व्यवस्था। और भारत के पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी न्यूयॉर्क गए, ह्यूस्टन गए, वहां का पुलिस का रिस्पॉन्स सिस्टम देखा कि कैसे पुलिस काम करती है, क्या क्या चीजों की जरूरत है। एक गाड़ी में वो सब कुछ रखा और वो सब कुछ दिया, और उसका परिणाम ये है कि देश की सबसे बेहतरीन रिस्पॉन्स टीम अगर किसी के पास है तो उत्तर प्रदेश के पास है। ये जो आप दावा कर रहे हैं कि इनकाउंटर से कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी, मैं आपसे कहता हूं नेता सदन, इनकाउंटर से कानून व्यवस्था ठीक होगी नहीं होगी ये बाद में पता लगेगा, आंकड़े बताएंगे, जनता तय करेगी। लेकिन अगर कहीं भी व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर की और आम लोगों को सुरक्षा की भावना कोई पैदा कर सकता है तो वो 100 नंबर के अलावा कोई नहीं। आप गाड़ियां बढ़ाइए, अगर हमने कुछ 1000 गाड़ियां दी हैं, आप उससे ज्यादा गाड़ी दीजिए। क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? और इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जैसे हमारे राज बहादुर सिंह जी ने कहा, एक बाबू सब कुछ चला देता है। हो सकता है पुलिस विभाग में भी ऐसे लोग हों जो न चाहते हो कि 100 नंबर ज्यादा अच्छा काम करे। वो थाने की व्यवस्था में ही उलझे हुए हैं, कोई थाने से ज्यादा कंट्रोल है उनके पास। ये झगड़ा कंट्रोल का है कि कंट्रोल किसके पास हो, 100 नंबर मजबूत हो कि आपका थाना मजबूत हो। हम समझते हैं थाने को अपना काम करना चाहिए, लेकिन कानून व्यवस्था के लिए रिस्पांस टीम और गरीब की मदद के लिए 100 नंबर होना चाहिए, वो जरूरी है। नया कानून भी सदन में पास हो गया बगल में। हालांकि केस वापसी का सिलसिला चल रहा है, हमें नहीं पता था कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पे केस कितने हैं, लेकिन हमारे नेता सदन पे कोई केस नहीं है। हम इनका उप हटवाना चाहते हैं। ये दोनों है हमारे पास कागज, लेकिन हमारे नेता सदन पे कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा केस तो नहीं जो हम ना जानते हो। आप रहने दो, हार के आए हो बहुत बुरी तरीके से। और ये सिलसिला ऐसा है, ये समझ नहीं पा रहे। एक मिनट तुम रहने दो। ये सिलसिला ऐसा है कि धन्यवाद, हम और आप एक हो गए। अब तोड़ो, कैसे तोड़ोगे बताओ? सोचो। और नहीं टूटा तो फिर सदन में दोबारा नहीं आ पाओगी, ये याद रखो। इसलिए नेता सदन थोड़ा अपने दाएं बाएं गंभीर लोगों को रखो। कहां इधर उधर के आपको उल्टा दिला रहे हैं।
कहाँ ऐसे लोगों को रखते हो आप जिनका कोई भरोसा नहीं? कभी यहाँ का आशीर्वाद ले लोगे, कभी वहाँ का आशीर्वाद ले लोगे। तुम्हारे नेता खड़े हैं, तुम लोगों को तो बैठ जाना चाहिए। महोदय, सभापति महोदय, हमारे आसपास और हाँ, नेता सदन को बोलने दीजिए। मेरे आसपास जितने लोग बैठते हैं, आसपास के मैं तो सामने वालों को भी मानता हूँ, पता नहीं वो अपने को मानते कि नहीं मानते। जितने लोग बैठते हैं इस संदर्भ में जब आते हैं तो हम विद्वत सदस्य के पुकारते हैं, और सब सक्षम और अपने दल पर अपने बल पर जीत कर आने वाले लोग हैं और जनता के समर्थन से आते हैं, इसलिए उनके बारे में अन्यथा सोचना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। नेता सदन कुछ दाएं बाएं का मतलब उनके पीछे वाले के बारे सदस्य के बारे में कहना, दाएं बाएं ना समझे, पीछे वाले के बारे में कहना। और मैं तो ये चाहता हूं कि उन्हें एक गिलास पानी दे दो, शायद ब्लड प्रेशर थोड़ा नीचे हो जाए। अभी हार का वो रंग गया नहीं है, हार का रंग गया नहीं है अभी। और भाषा पे मत जाइए, आवाज दम की नहीं रखना, आवाज हमारे पास भी है। और याद रखना, मैं समझता हूँ कि व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है और व्यक्तिगत आक्षेप से हटकर ही इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन भाषा अच्छे माहौल पे हो ये ज्यादा अच्छा है। सभापति महोदय, मैं नेता सदन से कहूंगा जो आपके माननीय सदस्य पीछे बैठे हैं उनकी भाषा ठीक होनी चाहिए, उंगली नहीं दिखाएं। उंगली दिखाने का अधिकार किसी को नहीं है, तोड़ दी जाएगी। नहीं कुछ भी नहीं, मैं भी नहीं, मुझे भी नहीं है, लेकिन किसी को उंगली दिखाने का अधिकार नहीं है। उंगली दिखा रहे इनको सभापति महोदय थोड़ा पानी सभापति महोदय जी थोड़ा पानी दिलवाइए। अगर पानी की व्यवस्था न हो तो ये जाके बाहर पानी पिया है। मैं अभी बिना पानी पिए बोल रहा हूँ। अभी और भी सुनना पड़ेगा, और भी सुनना पड़ेगा। ये क्यों भड़क रहे हैं पता नहीं इनका, ठीक है, क्यों भड़क रहे हैं वो भी जान रहे हैं। अपना भाषण ठीक है, आगे चलें, भाषण कंटिन्यू रखो। तो ये तो मैं कह चुका हूं, क्योंकि हमारे नेता सदन पे कोई मुकदमा नहीं है, तो इसलिए वो पढ़ जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा हम लोगों को। नहीं, मैं तो जो बात है वो बोल रहा हूं। मैं से आपत्ति की मेरे उप से आपत्ति नहीं, मुझे आपसे लगाव है, नहीं लगाव है, नहीं, नेता सदन से हमारा जहाँ हूँ मैं खुश हूँ। नहीं, हम चाहते हैं और खुश हों। मैं इससे ऊपर खुश नहीं होना चाहता, मैं ऊपर ही भेजना चाहता हूँ। पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता बनकर मैं चाहता हूँ साधारण कार्यकर्ता सबसे ऊंची कुर्सी पर हो। कोई होल्ड नहीं होता, बस उसका ही सब कुछ होता है। देखिए सभापति महोदय, नेता सदन कह रहे हैं पद का ही सब कुछ होता है। अभी किसी और विभाग की फाइल नहीं देख पाते हो आप ये मानिए, मैं उपाध्यक्ष था, मैं अध्यक्ष नहीं बन गया, आपको पता होगा। मुझे पता है, आप तो मेरा लगाव है कि आप रहेंगे तो अच्छा लगेगा। हम तो आपके पक्ष के हैं, अब इससे नुकसान हो रहा तो हम खिलाफत करें आपकी। अब कानून व्यवस्था पे चलो तो मुकदमे की बात हो गई।
एक डकैती हुई, क्योंकि दूसरे सदन में एक कानून पास हो गया है, आपका बहुत जोर है इनकाउंटर करने का, और इनकाउंटर हो रहे हैं। लेकिन लखनऊ में कोई घटना हो जाए, बीजेपी के ही पूर्व विधायक हों, उनके बेटे की हत्या हो जाए, जो हत्या करे उसका इनकाउंटर ही नहीं। एक पासी बेटा नौजवान जो खाने को लेकर कुछ झगड़ा हुआ, उसका मार मार करके पीट पीट करके उसकी हत्या हो गई, लेकिन जिन्होंने हत्या की उसका कोई इनकाउंटर नहीं। और हर क्रिमिनल प्रेस का था, माफिया था, कभी अखबार में न्यूज नहीं निकली होगी, लेकिन जब इनकाउंटर हो जाएगा कहा जाएगा कि ये प्रदेश का बहुत बड़ा अपराधी था। केवल जिले में खबर निकली होगी, जिले का होगा, संस्थाओं पर कोई भरोसा नहीं बचा। अगर संस्थाओं पर भरोसा होता तो कोर्ट भी तो है, खैर वो बात अलग है। बीजेपी के एक विधायक, उनकी बहन, उनके घर में लूट हो गई। कमाल की बात यह है कि चोर जाते जाते कह रहा है कि हमारी मजबूरी है चोरी करना, वो अखबारों में छपा है। ये घटना आप जानते होंगे कहां की है? फरीदाबाद में सतीश दिवाकर, बीजेपी डिस्ट्रिक्ट महामंत्री, उनका पैसा चोरी हो गया, लूट लिया पैसा। हालांकि पुरानी घटना हो गई है। माननीय मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, 3 लाख की उनके भाई से लूट हो गई, उनके रिश्तेदार मार दिया गया। आशीष बंसल बीजेपी के लीडर हैं मेरठ के, वो पीटे गए। बीजेपी लीडर मनीष कुमार गुप्ता वाराणसी में, उनको गोली मार दी। वहां पर एक पहले भी सोने की चोरी हुई थी, डकैती हुई थी, बहुत पहले, सरकार बनते ही, आज तक नहीं पता लगा कहां है। बीजेपी लीडर, हालांकि गाजियाबाद वाले ज्यादा बेहतर समझते होंगे, गजेंद्र भाटी, बीजेपी लीडर राजा वाल्मीकि, बीजेपी लीडर शिव कुमार यादव, ये सब वो हैं जिनके से घटनाएं हुई या हत्या हो गई हैं। बीजेपी लीडर बलराम श्रीवास्तव लखीमपुर शॉट डेड, बीजेपी लीडर नरेंद्र मिश्रा उर्फ पप्पू देवरिया, उनको गोली मार दी गई। बीजेपी लीडर एक्स एमएलए, वो तो मैं बता ही चुका हूं। बीजेपी लीडर मंडल अध्यक्ष श्रीराम पाठक, उनकी दुकान लूट ली गई गोंडा में। बीजेपी लीडर दीपक उर्फ मंत्री मुरादाबाद, उनके गोली लग गई। बीजेपी लीडर सतीश कश्यप, राहुल राठौर मैनपुरी में, उनकी हत्या हो गई। बीजेपी लीडर नरेश पांडे कानपुर देहात में लूट लिए गए। श्याम बाबू, मैं कितनी गिनती करूं? ये तो बीजेपी के नेताओं की हालत है, और कहते कानून व्यवस्था ठीक है। ये कोई गलत हो तो बताएं, अगर लंबी सूची चाहते हो तो मैं लंबी सूची भिजवा दूंगा नेता सदन पर। जब आपके लोग नहीं सुरक्षित, और 1 साल हो गई, ज्यादा समय हो गया, कहां सुरक्षित है 1 साल में बताइए आप? जो इनकाउंटर है उन पर कितनी उंगली उठ रही है ये सरकार भी जानती है, और जो ह्यूमन राइट कमीशन जो नोटिस दे रहा है सरकार को, पिछली सरकार जब थी 5 साल में केवल 16 नोटिस मिली थी, इस बार 37 नोटिस मिली है इनको। 37 नोटिस मिल चुकी हैं, और न जाने कितनी नोटिस और मिलेंगी इनको। सदन के जवाबों में जो लिखा गया वो भी मेरे पास है, अगर कहें तो मैं पढ़ दूं। प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में जो घटना हुई थी उनका आंकड़े निकल करके आए, और उन आंकड़ों में कहा गया कि 365 दिन में 7,200 शिकायतें थी अलग अलग जगह पर, 100 नंबर पर, 1090 पर। तो बीजेपी के अपने ही लोगों के ऊपर, अपने ही क्षेत्र में नहीं बचा पा रहे। कहते कि कोई दंगा नहीं हुआ, कासगंज में क्या था, किसने कराया, वो आप सब जानते हैं। लंबी सूची है, हमारे आंकड़े न मांगे, हमारे आंकड़े न माने तो सरकार के तो आंकड़े मानेंगे।
सरकार ने क्या कहा है? केंद्र सरकार को प्रदेश सरकार ही भेजती है आंकड़े। जो आंकड़े पेश होते हैं लोकसभा में, विधानसभा में उत्तर प्रदेश के आंकड़े होते हैं, देश के लोकसभा में वो होते हैं जो प्रदेश भेजता है वहां आंकड़े। देश में सबसे आगे निकल गए। क्या दंगों में आगे नहीं निकल गए आप? और ये जवाब है पार्लियामेंट के ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, जिसमें सूची देकर के दिया है किस स्टेज में क्या आंकड़े हैं। तो लोकसभा का नहीं मानेंगे क्या? आपकी स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश कहां रुकता है जाकर के? और जो घटनाएं हुई हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पार्लियामेंट में दिल्ली सरकार का जवाब है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। और उसमें आंकड़े में कहते हैं कि सबसे ज्यादा घटनाएं अगर कई हुई हैं तो वो उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं। तो कानून व्यवस्था पे तो सब चीजें दिखाई दे रही हैं। उन्नाव की घटना वो सामने है भी। बहुजन समाज पार्टी से नए गए थे, शुरू में पढ़ा कि वो लूट है, लेकिन बाद में पता लगा इतना घमंड आ गया सरकार का और सबने कहीं ओवरटेकिंग को लेकर के झगड़ा हुआ, इतना मारा है उन लोगों को कि कुछ उन्नाव में है एडमिट और कुछ केजीबी में जाकर एडमिट, केवल ओवरटेकिंग को लेकर के। और इसलिए कि हम किस पार्टी से संबंध रखते हैं ये जानते नहीं है, तुम आपने ये गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते। ये तो कानून व्यवस्था पे हो गया। बिजली पे बहुत प्रचार है, बिजली सब आपने ठीक कर दी। मैंने केवल इतना पूछा, गोरखपुर में बता दो कौन सा नया सब स्टेशन लगा, एक हमें बता दो पिछले 1 साल में। लखनऊ में बता दें आप, जो हमारी समाजवादियों की सरकार थी उस समय जो शुरू हुए थे वो तो पूरे हुए होंगे, लेकिन आपने कोई एक ऐसा सब स्टेशन जो शिलान्यास किया हो जिसका उद्घाटन कर दिया हो। ट्रांसमिशन लाइन समाजवादियों ने बैठाई, डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर करने का काम समाजवादी की सरकार में हुआ। आपका जितनी जनरेशन बढ़ा सकते थे 2012 से लेकर के आप हिसाब किताब लगा लें 2017 का, आजादी के बाद से लेकर के 2012 तक जितनी बिजली का उत्पादन था उतना ही उत्पादन उत्तर प्रदेश को बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है, दुगना कर दिया 12 से लेकर 17, वो समाजवादी सरकार का। और कभी नहीं होता था ऐसा कि एक पावर प्लांट लगा हो, शिलान्यास जो सरकार करे उसका मुख्यमंत्री उद्घाटन भी कर दिया। इतनी रफ्तार से काम किया है कि शिलान्यास भी किया है सरकार ने और उसका उद्घाटन भी समाजवादी सरकार में हुआ। ये उत्पादन किया बिजली का जो कोयले से बनती है। अभी अच्छी तस्वीरें देखी अखबार में कि दुनिया के दूसरे हिस्से से एक राष्ट्रपति आए और उन्होंने एक सोलर से बनने वाली बिजली का प्लांट का उद्घाटन किया। बधाई है उन्हें, फ्रांस के राष्ट्रपति को। हम केवल नेता सदन से चाहते हैं, अब तो कोई बहाना भी नहीं है, सब विधायक आपके हैं, सांसद आपके हैं। जालौन में और उरई में भी हमने एक प्रस्ताव भेजा था कि केंद्र सरकार से बिजली का बड़ा कारखाना लग जाए सोलर वाला, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं, उसका कोई पता नहीं कि कहां लगेगा। जो पुरानी सरकार ने लगाना शुरू किया उसका तो उद्घाटन कर लिया, लेकिन जो हमीरपुर जालौन का प्रस्ताव भेजा था समाजवादी सरकार ने, आज भी 5 बजट चले गए हैं। उसके लिए क्या काम हुआ बता दें। जमीन भेजी गई है सोलर प्लांट, और वो सबसे बड़ा सोलर प्लांट होता इन्वेस्टमेंट मीट में, क्योंकि आपने बहुत सेशन अटेंड किए हैं नेता सदन ने, अखबारों में पढ़ा मैंने और मुख्यमंत्री जी के भाषण में भी पढ़ा मैंने। उन्होंने कहा कि 4,56,000 करोड़, अगर कुछ गलत हो गिनती तो हमें आप नेता सदन बता दें। 4,56,000 करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं, और सबसे ज्यादा एमओयू किसी विभाग में हुए हैं, वो सोलर में हुए हैं। सोलर की बिजनेस का हिसाब किताब नेता सदन जानते हैं। जब आपने बजट में कुछ पैसा नहीं रखा है तो कोई इन्वेस्टमेंट आने वाला नहीं है। आप बिजली खरीदोगे कैसे? क्योंकि आपने इस बार तो बजट में पैसा नहीं रखा। अगर इस बार पैसा नहीं रखा तो इस बार इन्वेस्टमेंट मुश्किल है हमारा। अगली बार आएगा, अगली बार बजट का रखेंगे, तब शायद आएगा कुछ। और फिर उसमें एक ऐसी भी कंपनी निकली
उसका जो हिसाब किताब था मामूली करोड़ था, लेकिन उसने एमओयू किया था हजारों करोड़ का। अरे ये काम मत होने देना नेता सदन। ये बैंकों से देश परेशान है, केवल एक चिट्ठी पर लोन ले लेते हैं लोग, और जाने कहां चले गए, अभी तक हम लोग भी ढूंढ पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो ना हो कि कंपनी की बैलेंस शीट में कुछ है ही नहीं पैसा, और आपसे एमओयू कर लिया हजारों करोड़ का कि सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाएंगे वो। हो सकता है एमओयू ऐसे भी हुए हों जिनकी बैलेंस शीट में कुछ ना हो और एमओयू हजार करोड़ के कर लिए हों। तो सोचिए ये एमओयू से कैसे आएगा जमीन पर। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। न जाने कितनी जमीन चाहिए होगी, बिजली कितनी चाहिए होगी, और सब्सिडी ग्रांट कितना दोगे। हम नेता सदन से एक बात कहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, धीरे धीरे बिजली का रेट बहुत बढ़ गया है। आप देश की सबसे सस्ती बिजली दे दो, 5 लाख क्या है वो 4,56,000 करोड़ क्या है, इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, प्रधानमंत्री इस प्रदेश से हैं, होम मिनिस्टर इस प्रदेश से हैं, 73 एमपी इस प्रदेश से हैं, 325 यहां से हैं, और अभी वित्त मंत्री को भी यहां से चुन करके भेज दिया। अब क्या और चाहिए ये बता दो आप, सब कुछ यहीं के हैं। तो बिजली देश में जो हो इंडस्ट्रियल कर दें, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आ जाएगा। शायद हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, हिम्मत जुटाने के लिए हिम्मत चाहिए, तो हिम्मत ही नहीं है। और केंद्र सरकार भी कुछ मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार तो कुछ दूसरे हिसाब किताब में लग जाएगी। बजट तो पास हो गया, अब तो नहीं मिलेगा बजट, कैसे में करोगे आप। और जो कहते हैं कि बिजली, जो सरकार ये कह रही है कि शहरों में इतने घंटे, तहसील पे इतने घंटे, गांव में इतने घंटे, हम तो कहेंगे 2 साल पुराने हिसाब किताब बिजली विभाग का निकाल लीजिए और फाइल पे किसका फैसला है ये भी देख लीजिए। आप देखोगे जब फाइल, तो आपको पता लगेगा कि ये व्यवस्था अगर किसी ने की थी तो समाजवादी सरकार ने। मुझे याद है वो दिन जब सबसे बुजुर्ग उस समय के सदन के माननीय सदस्य श्याम देव राय चौधरी जी, वो आए हमसे, क्योंकि वो 9 दिन से भूख हड़ताल में बैठे थे। मैंने उससे पूछा कि ज्यादा भूख हड़ताल में बैठोगे तो कहीं और दिक्कत आ जाएगी। वो आए, मैं मिला उनसे, मैंने कहा क्या चाहते हैं आप। सभापति महोदय उन्होंने कहा कि हम बनारस को 24 घंटे बिजली चाहते हैं। और वो दिन था समाजवादी सरकार ने बनारस में प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में 24 घंटे बिजली दे दी। अगर ये बात गलत है तो हमें नेता सदन बता दें। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि कम से कम हमें कोटा दिलवा दो। अगर उत्तर प्रदेश को कोटा मिल जाएगा ज्यादा बिजली का, तो आने वाली पीढ़ी जो उत्तर प्रदेश की है बड़ी खुश होगी आपसे, आपको याद करेगी। और अब अगर नहीं दिला पाए तो अगली केंद्र सरकार आपकी आ नहीं रही है। वो इसलिए नहीं आ रही है कि हमारी उनकी दोस्ती से बड़ा घबरा रहे हैं। उन बातों पर आखिरी में आऊंगा। नौकरी बीएड वाले धरने पर, बीटीसी धरने पर, और वो शिक्षा मित्र लाठी खा रहे, जान चली गई, न जाने कितनों की जान चली गई शिक्षा मित्रों। हम ये कहते हैं शिक्षा मित्र हम समाजवादी ने नहीं बनाया था। यहां जो माननीय सदस्य वो जानते होंगे कि शिक्षा मित्र को बनाने का काम, उनकी शुरुआत करने का काम अगर किसी ने किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। हमने तो उनकी मदद की थी। मामूली मानदेय मिलता था, हम 40,000 तक ले गए उनको, सब छीन लिया आपने। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बता रहे हैं। लेकिन आपके संसाधन की कहां कमी है, आप जगह निकालते। हम नहीं चाहते कि टीटी वालों को कुछ हो जाए, उन्हें भी नौकरी दे दिए, शिक्षा मित्रों को जो मिल रहा था वो भी सम्मान आपको देना चाहिए। लेकिन आप कोई परवाह नहीं कर रहे हैं शिक्षा मित्रों के लिए। और पुलिस भर्ती कह रहे कि मैं स्पीच में कही है कि इतनी पुलिस खाली है, जो जगह भरनी है हमें,
हम कब मना कर रहे हैं कि नहीं खाली है? हमने 2 बार भर्ती की। एक भर्ती जो बहुजन समाज पार्टी की चल रही थी हमने कैंसिल नहीं की, उसी में और लोगों को जोड़ दिया, वो भर्ती कंटिन्यू रही, हमने नहीं खत्म की थी। हम आप जैसे लोग नहीं हैं कि जाकर के हर चीज में नफरत की निगाह से देखें। हमने वो काम चलता हुआ नहीं रोका। उनकी भर्ती चल रही थी, वो भर्ती हमने कंटिन्यू की और उस समय लगभग 40,000 जवानों को भर्ती करके दिखा दिया और फिर आसान भर्ती कर दी। 10वां 12वें के नंबर और फिजिकल टेस्ट करके दिखाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं इंटरव्यू ना हो। हमने 30,000 से ज्यादा ऐसे जवान भर्ती कर दिए जिसमें इंटरव्यू नहीं था कोई, वो रुकी पड़ी है भर्ती। कहते हैं कि हमने सरलीकरण कर दिया नियम में। कैसा सरलीकरण नियम में किया है कि जो अभी भी इतनी जगह खाली है, और मैं जानता हूं सभापति महोदय, चुनाव से पहले निकलेगा एडवर्टाइजमेंट, पूरा चुनाव गुजर जाएगा, किसी को भर्ती नहीं मिलेगी और उसके बाद शायद परिणाम आए ना आए। इतनी आसान भर्ती की, वो पूरा रिजल्ट बना रखा है, उनको भी लाठी खानी पड़ रही है। अध्ययन आयोग बना था, उसकी भी नौकरियां सब रोक दी। हम तो कहते हैं कि आप संसाधन जुटाइए और जितनी सरकारी नौकरियां खाली हैं एक साथ आप भर के दिखाइए, क्योंकि आप तो दो इंजन वाली सरकार हैं। क्या आप हिम्मत जुटा सकते हो? नहीं जुटा पाओगे, क्योंकि संसाधन ही नहीं है सरकार के पास, हाथ खड़े कर देंगे। नौकरियां दी नहीं, करोड़ों नौकरी की बात की, किसी को नौकरी नहीं मिली। रोजगार की बात करें कि हमने स्किल डेवलपमेंट में इतने रोजगार दे दिए। मैं पूछना चाहता हूं नेता सदन से कि आखिरकार आपने कितनी कंपनियों को इम्पैनल किया है? दूसरा, स्मार्ट सिटी, हमें बताएं स्मार्ट सिटी क्या होता है, हम तो नहीं जानते। नेता सदन हमें बताएं स्मार्ट सिटी क्या होता है। कहीं स्मार्ट सिटी ऐसा तो नहीं होता है कि एक ऐप से चोरी हो जाए? नेता सदन और भाई सभापति महोदय, गांव में हम लोग हैं तो चोरियां तरह तरह की जानते हैं। घर की चोरी हो गई, मोटरसाइकिल चोरी हो गई, घर में डाका मार दिया, वो चोरी है। नई चोरी आई है डिजिटल इंडिया में, डेटा की चोरी। नेता सदन, कहीं स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में पूरा डेटा न चोरी हो जाए, ये भी ख्याल रखना। और स्मार्ट सिटी क्या है हमें तो बता दो आप। स्मार्ट सिटी क्या होगा पता ही नहीं। कितनी स्मार्ट सिटी आई हैं यहां नालियां खुदी पड़ी हैं, और क्योंकि मैंने हमेशा कहा है नेता सदन का बहुत अच्छा करीबी, वो सब मामला जानते हैं, नाली वाला, कूड़े वाला। स्मार्ट सिटी कैसे बनेगी? शायद अगर नए शहर बनाते तो शायद बन जाते, स्मार्ट सिटी नहीं बन पाएंगी। और अब तो समय भी नहीं है सरकार के पास, बजट भी नहीं दिया, कहां से स्मार्ट सिटी बन जाएंगी? हेल्थ, बेचारे जो गरीब लोग हैं जिनके लिए एम्बुलेंस बनी थी 108, 102, कैसे लेके जा रहे हैं अपने परिवार के सदस्यों को? नेता सदन अखबार पढ़ते होंगे, कोई ठेले पे ले जा रहा है परिवार को, ठेलों पे अपनी पत्नी को लेके जा रहा है, कोई कंधे पे ले जा रहा है, एम्बुलेंस पहुंची नहीं, जान चली गई। ये एम्बुलेंस का क्या कर दिया आपने? आप समाजवादी शब्द बता रहे थे, आपने एम्बुलेंस को ही समाप्त कर दिया, एम्बुलेंस को ही खत्म कर दिया आपने। लोग अपने कंधों पे लेकर के जा रहे हैं। एक व्यवस्था प्रदेश में अच्छी दी थी, उस व्यवस्था को ही खत्म कर दिया। ये स्थिति आपके स्वास्थ्य की। और स्वास्थ्य मंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कि हम 5,000 डॉक्टर भर्ती कर देंगे। 5,000 डॉक्टरों की कमी है। ABCD कैटेगरी बनाई। हम जानना चाहते हैं 1 साल में कितने डॉक्टर बना दिए। और जो मेडिकल कॉलेजों का काम चल भी रहा था, वो इस सरकार ने पूरी तरीके से रोक दिया है। कोई मेडिकल कॉलेज में जो बजट मिलना चाहिए था पिछले वर्ष में, कोई बजट नहीं दिया। और इसलिए बजट नहीं दिया क्योंकि पुरानी सरकार में ये चल रहे थे योजनाएं, इसलिए सरकार ने बजट नहीं दिया। बीजेपी के कार्यकर्ता एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा सम्मान कर रहे हैं, पुलिस का भी बहुत सम्मान कर रहे हैं। वो उन पर लंबी सूची है, शायद नेता सदन जानते होंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ा सम्मान कर रहे हैं अधिकारियों, भाषा से भी, कुछ कपड़े पकड़ करके, कुछ ऑफिसों में घुस करके। इतना सम्मान कभी अधिकारियों का नहीं हुआ होगा जो नेता सदन की पार्टी के लोग कर रहे हैं।
और जो भाषा है, बीजेपी के लोग बीजेपी से लड़ रहे हैं, आपके सहयोगी आप ही की खुलासा कर रहे हैं। पता नहीं कैसे मना लेते हो आप, क्या प्रसाद दे देते हो, कौन सा गुड़ है जिससे लोग मान जाते हैं। भाषा बीजेपी के लोगों के लिए भाषा कुछ वायरल हो रही है, नई टेक्नोलॉजी है, हम तो नहीं सुन पाए, थोड़ा ही सुन पाए। कुछ अंग्रेजी में था, ये हिंदी में था। ऐसी चीजें वायरल हो रही हैं, वो सच है कि नहीं सच है वो तो नेता सदन जानते होंगे, कि एजेंसियां सब आपके पास हैं। शराब की दुकानों का विरोध में गोरखपुर सदर से बीजेपी विधायक, उन्होंने क्या भाषा का इस्तेमाल किया था, धरने पे बैठ गए थे, शायद बेहतर समझते होंगे आप। भदोही के विधायक क्यों बैठ गए थे धरने पे, वो भी बता दें हमें। इनके सहयोगी पार्टनर, गठबंधन के सहयोगी, पता नहीं क्या कारण था, कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे थे, वो तो यही जानते होंगे बीजेपी के लोग। और जो बयान दिए हैं आपने, मैं इस सदन में एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी के नेता का धन्यवाद दूंगा, और इसलिए धन्यवाद दूंगा कि जो लड़ाई समाजवादी पार्टी अकेले लड़ रही थी, उनमें उनका भी सहयोग मिल गया, उनके साथियों का भी सहयोग मिल गया। और जो दल थी, 30 पार्टी थी, निषाद पार्टी थी, एक बिंद लोगों की पार्टी थी, उन लोगों ने जो सहयोग दिया और उसका परिणाम उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभाओं ने देख लिया। क्या भाषा का इस्तेमाल हुआ। आप और हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानते हैं, कोई हमें बता दो जो ना मानता हो, नेता सदन। लेकिन आपके भाजपा के लोगों की भाषा क्या थी, सब सीमाएं तोड़ दी आपने, सब सीमाएं तोड़ दी। जाने कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। जितनी निंदा होनी चाहिए वो कम है, निंदा ही नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ तो इनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन वो करीबी लोग हैं, कैसे कार्रवाई करेंगे। महाभारत रामायण ऐसा लगता है कि आप ही ने देखी होगी, हम तो जानते ही नहीं कुछ। कम से कम हम इतना तो जानते हैं कि आप लोग नकली काम ज्यादा कर लेते हो, क्या कहने लोगों पता ही नहीं है। उन भाषाओं को हम भी नहीं कह सकते जो भाषा आपके लोगों ने बोली है। मैं इस सदन में नहीं बोल सकता हूं, चाहे वो आपके विधायक हों, चाहे वो आपके मंत्री हों, और चाहे आपके माननीय मुख्यमंत्री हों। इसीलिए मैं कहता हूं कि इनका उफ हट जाएगा तो अच्छे लगेंगे। इतना बौखला गए कि बताइए, सांप छुछूंदर कैसा लगा, ये बताओ आप, कैसा लगा। हमारी पढ़ाई सब बेकार, हम लोग क्या पद पे हैं सब बेकार। लेकिन भाषा देखिए आप, एक मुख्यमंत्री की भाषा, केवल एक मौके पर नहीं, कई मौकों पर सदन में कहा कि मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है। तो हमें नहीं गर्व है क्या, ये बताओ आप। हमें नहीं गर्व है क्या? हमें भी गर्व है कि हम ऐसे प्रोग्रेसिव बैकवर्ड हिंदू हैं जिनका कोई मुकाबला आप लोग नहीं कर सकते, कोई मुकाबला नहीं कर सकते, कोई मुकाबला नहीं है। आपने सब जोड़ दिया, इधर तो आप आधार से सब जोड़ते चले जा रहे हो, धीमे धीमे जोड़ते चले जा रहे हो। हम नेता सदन से कहेंगे कम से कम ये लड़ाई आप ही लड़ो, क्योंकि सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब सब लोगों की गिनती हो जाएगी, आबादी की गिनती हो जाएगी, और आबादी के हिसाब से सम्मान मिलने लगेगा, तब सबका विकास होगा। कोई ये सोच ले कि कुछ चीजों का आरक्षण किसी के पास है, वही रखेंगे आरक्षण अपने लिए, ये कब करेंगे आप? अगर सबका साथ सबका विकास चाहते हैं
तो हमारी भी गिनती कर लो। हमसे झगड़ा तो न हो। जो दिन हमें देखने को मिल रहे हैं, हम नहीं चाहते हमारी पीढ़ी जो आने वाली है उसको देखने को मिले, क्योंकि कभी नफरत फैला देते हैं कि आप कुर्सी पर हो तो आपके सब लोग आप ही के रिश्तेदार हैं। हम तो पूछते हैं कि आप कैसे रिश्ता निकालते हो। अगर उसी तरीके से रिश्ता निकालते हो तो हम भी रिश्ता निकालेंगे नेता सदन, उसी तरीके से जिस तरीके से आप रिश्ता निकालते हैं। बहुत परिवारवाद की बात हो रही है, बहुत परिवारवाद की। माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं कि वो आखिरकार मठ में कैसे बने मुखिया। अगर वो परिवारवाद ना होता तो शायद उस मठ के मुखिया नहीं बन सकते थे। और हम लोग कोई राजनीति परिवारवाद की वजह से कर रहे हो न कर रहे हो, जरूर हमें शुरुआत मिली है, लेकिन कुछ काम ऐसे कर दिए हैं जो समाजवादियों को हमेशा याद किया जाएगा, चाहे वो मेट्रो हो और चाहे आपकी एक्सप्रेस वे हो। और फिर आप भी अपना परिवारवाद खत्म करिए। आपकी पार्टी में नहीं है परिवारवाद, क्या आप अपना क्यों नहीं देखते हो परिवारवाद? मैं ये कह सकता हूं, देश में अगर सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। और सब पे आरोप लगाते हैं कि आप जातिवादी लोग हो। जो आपने किया वही हमने आपसे सीखा। जो फार्मूला आपने तैयार किया वही फार्मूला हम आपके खिलाफ लगाने जा रहे हैं। अब आपकी कोशिश होगी कि तोड़ो हमें। कभी गेस्ट हाउस याद दिला रहे हैं, कभी कुछ याद दिला रहे हैं, नापाक गठबंधन है। जो जवाब मुझे देना था, मुझे खुशी इस बात की है कि बहुजन समाज पार्टी के नेता ने वो जवाब दे दिया। अब शायद आपके पास कोई शब्द हो तो बताओ। ये हर लड़ाई में अब हार जाएंगे, ये कोई लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। लगता है कुछ जल्दी हो गया हमारा आपका संबंध ठीक। ये चुपचाप ही बना रहता तो ज्यादा ठीक था, क्योंकि अब ये जान गए हैं। तो जब जान जाते हैं लोग, तो आज के अखबार मैंने पढ़े, 2 अखबारों में एक खबर है, हालांकि सदन में ये खबर रखी, पूर्व सीएम अखिलेश की संपत्ति भी की जांच हो, सीबीआई से जांच हो। नेता सदन क्यों ऐसा बो रहे हो? मत बो ऐसा। आजम खां के खिलाफ 4 केस चलाने की दी मंजूरी, क्यों ऐसा बोल रहे हो? मत बोलिए, ये रास्ता ठीक नहीं है। नेता सदन, हमें और आपको सबको राजनीति करनी है। अब राजनीति के अलावा हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। अब आदत भी खराब हो गई है। राजनीति है, लाल टोपी की आदत पड़ गई तो लाल टोपी भी बल लग करता है, लगा लें। तो राजनीति में ये व्यवहार नहीं होता है। ये व्यवहार आपका होगा कि हमारी संपत्ति की जांच होगी और आजम खान साहब पर केस रजिस्टर होंगे। आपकी पुलिस का व्यवहार बदल जाएगा। याद रखना, मैंने कई बार कहा, ये अधिकारी किसी के नहीं होते हैं, ये किसी के नहीं होते हैं। 1 साल चला गया आपका, 8-9 महीने में अगर केंद्र सरकार नहीं बनी है आपकी, तो फिर देखना आपका क्या हाल होता है। और जो हालात दिखाई दे रहे देश के, नहीं लगता है कुछ ऐसा होने वाला है। जो जीतता है तो वो दोबारा जीतता ही नहीं। ये लोकतंत्र में इतना अच्छा होता है। लोकसभा उठा लीजिए आप, आजादी से लेकर अभी तक की, जो सांसद जीते दोबारा नहीं जीत पाए। और 325 वाली ये विधानसभा, अभी जवाब मिला है 2 लोगों का, 2 लोकसभाओं को तो अभी जवाब मिला है। और जब चुनाव होंगे, जनता तैयार है, बिल्कुल हर वर्ग तैयार है, क्योंकि किसी को नहीं छोड़ा जिसको धोखा ना दिया हो इन बीजेपी के लोगों ने। कोई वादा नहीं पूरा किया। लोगों को लगता था कि वादा जो किया है शायद केंद्र सरकार बन जाएगी तब पूरा हो जाएगा। उसके बाद लोगों को, जनता को लगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार बन जाएगी तब वादा पूरा हो जाएगा। दोनों सरकारें बन गई, कौन सा वादा पूरा किया बताइए? अभी तो हम बजट पे चर्चा कर रहे हैं, बजट के पैसे के आवंटन पर।
जो योजनाएं चल रही हैं, अभी तो इनके संकल्प पत्र पे चर्चा नहीं हुई है। आपने कहा कि लैपटॉप केवल एक वर्ग के लोगों को मिल गया, आपके 2 बजट चले गए, आपने किसी छात्र नौजवान को लैपटॉप नहीं दे पाए। आपकी हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। आप हिम्मत जुटा पाए क्या? कोई हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। लैपटॉप कैसे देंगे आप? अभी तो कुछ निकाला नहीं है आपके संकल्प पत्र से, अभी तो संकल्प पत्र से निकलेगा। आप तो कह रहे थे कि डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, नई चीज छोड़ दी इन्वेस्टमेंट मीट में कि डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। ये डिफेंस कॉरिडोर होता क्या है मुझे जरा बताओ। मैंने क्या बोल दिया एक टीवी चैनल में, पता लगा कि दोनों जो डिफेंस के पुल बन रहे थे, एक का तो आप शिलान्यास कराए, हम आपको बधाई देना चाहते हैं, एक शिलान्यास कराए, अभी तो उद्घाटन का उद्घाटन हो रहा था। ये तो उप मुख्यमंत्री जी, ये आपको नहीं करना चाहिए था। शिलान्यास का शिलान्यास कैसे करते हैं आप नहीं थे उसकी तस्वीर दिखाई दे रही थी कुछ पुल की, कुकरेल के पुल की। तो आप नहीं होंगे, कोई और होगा। हाँ, बजट नहीं, योजना ना। देखिए सभापति महोदय, ये बाजीगरी अगर किसी को आती तो बीजेपी को आती है। ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार में काम शुरू हुआ था और 5 साल हम इंतजार करते रहे सभापति महोदय, डिफेंस ने हमें परमिशन नहीं दी। वहां के डिफेंस सेक्रेटरी आए हमारे पास, मैंने उनसे परमिशन मांगी, मिनट्स तैयार हो गए, सब कुछ तैयार हो गए, पता नहीं कहां से वो ऐसा फैसला दिया, कहां परमिशन ही नहीं दी। वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार के समय बनना शुरू हुआ था, जो कुकरेल वाला पुल इधर जुड़ जाता, और 5 साल हमें परमिशन नहीं दी, डिफेंस ने रोका था। बिना कागज पत्र पूरे किए शिलान्यास से जाने क्या करके आ गए। अब कह रहे हैं वो शुरू होने जा रहा है, कभी हम भी देखेंगे मिनट्स क्या लिखे गए और कब के लिखे गए मिनट्स। और एक जनेश्वर मिस्पा को जोड़ने के लिए पिपा घाट पर हमने ब्रिज बनाया था, केवल एक पिलर बचा था, डिफेंस ने आके रोक दिया और हमें इंतजार कराते रहे कि नहीं हम देंगे परमिशन नहीं दी डिफेंस ने। एक पिलर लग जाता तो पुल पूरा हो जाता, और ये बीजेपी के लोग डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने सबसे पहले चिट्ठी लिख करके भेजी थी कि ग्वालियर से लेकर के लिपू लेक वाली जो सड़क है वो 4 लेन हो जानी चाहिए। एक पैसा उस सड़क पर नहीं दिया, और वो चिट्ठी मैंने इसलिए लिख के दी थी, ये वो सबसे महत्वपूर्ण सड़क है डिफेंस के लिए जो चीन के बॉर्डर तक जाती है, जिसमें ग्वालियर कैंटोनमेंट, फतेहगढ़ कैंटोनमेंट, बरेली कैंटोनमेंट, रानीखेत और ऊपर तक सड़क चली जाती है। वो निकालिए कागज आपकी, मैंने लिख के दिया था कि नहीं दिया था। और अभी हाल में एक चिट्ठी आई मेरे पास, वो चिट्ठी मैं नेता सदन के पास भिजवा दूंगा, मैं प्रेस को भी रिलीज करूंगा। मैंने कहा कि ये एक्सप्रेस वे बन गया है, इसके किनारे एक कैंटोनमेंट बनना चाहिए, हम जगह उपलब्ध कराएंगे, कैंटोनमेंट बनाइए। केंद्र सरकार से चिट्ठी आ गई कि हमें कोई कैंटोनमेंट बनाने की आवश्यकता नहीं, हम कैंटोनमेंट नहीं बनाएंगे। ऐसे राष्ट्रभक्त हो आप लोग? आप जनता को क्या समझते हैं आप लोग? आप सोचते हो चुनाव में जा रहे हैं, हम डिफेंस का तमाशा दिखा देंगे तो शायद लोग हमारा कहना मान लेंगे। आपने क्या कानपुर के लिए किया बता दीजिए हमें, जहां डिफेंस का सब कुछ है। बताओ बबीना के लिए क्या किया आपने? अगर बबीना के लिए एक भी बजट दिया हो तो हमें बता देंगे। केवल इन्होंने डिफेंस के बहाने काम रोका है। यहां पर हम एक बना रहे थे, जो हमारे आजमगढ़ के वर्षमान आदमी जी के पिताजी, उनकी याद में एक ऑडिटोरियम, कैफे एकेडमी। हर दिन डिफेंस आ जाती थी एक ट्रक भर करके पुलिस को लेकर के, और काम नहीं होने दे रहे थे, बड़ी मुश्किल से यार। धन्यवाद, जमीन आपने दी, नेताजी ने बजट दिया, 1 करोड़ में बनना था, 14 करोड़ में मैंने बनाया। नहीं, 2 करोड़ बना कितने में? वो शायद पूरा कर दीजिए आप। 14 करोड़ दिया, 14 करोड़ ज्यादा है कि 2 करोड़ ज्यादा है? उसके बाद जो बच्चे, धन्यवाद। लेकिन डिफेंस आप जानते होंगे, बताइए डिफेंस की गाड़ी आती थी कि नहीं आती थी? और डिफेंस तो ये कह रहे डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनाएंगे, एक ब्रिज बनाने की जगह नहीं दे रहे, 5 या 7 साल से पड़ा हुआ ब्रिज। और मैंने आर्मी के लोगों को खुश करने के लिए मैंने कहा सवेरिया कमांडर, मैं हेलीकॉप्टर दे रहा हूं, जरा देखो लखनऊ की ट्रैफिक के लिए कितनी जरूरी है सड़क। मैंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और सवेरिया कमांडर को एक साथ हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए कहा, और देख करके आइए क्या आवश्यकता है कि नहीं है। ये बनाएंगे डिफेंस कॉरिडोर, जिन्होंने परमिशनें रोकी हों। ये जो मेट्रो के झंडी दिखा रहे थे आप,
अगर आपने परमिशन नहीं रोकी होती रेलवे विभाग से सेफ्टी और सिक्योरिटी की, तो शायद हम समाजवादी लोगों ने पहले ही बैठ करके सफर कर लिया होता। लेकिन आप नहीं चाहते थे कि समाजवादियों को इसका श्रेय मिल जाए, इसलिए आपने परमिशन नहीं दी। एक 10 किलोमीटर की सड़क एलिवेटेड बनी है गाजियाबाद में, देश की सबसे बड़ी सड़क बनी है, उसका एनओसी नहीं दे रही एनजीटी। एनजीटी किसके अंडर है? केंद्र सरकार रोक पड़ी है, एनजीटी नहीं दे रही है। उद्घाटन तो हमारे समाजवादी लोगों ने कर दिया, उन पर 302 का धारा लगा दी। अच्छा, 307 कौन मर रहा था बताइए आप? आपकी पुलिस कैसी है बताओ? उद्घाटन पे 307। मैं अपने दूसरे माननीय मंत्री जी से कहूंगा, वहां कोई नहीं आएगा, आप बहुत शौक से करिए बस स्टैंड, जो नया बस स्टैंड बना है आलमबाग वाला, आप बहुत अच्छी तरह करिए। ऐसा बस स्टैंड नहीं बना होगा। और मैंने पहले भी कहा कि आप लड़कर के बिना परवाह किए इन लोगों की, क्योंकि हम समझते हैं आप कर सकते हैं। हाँ। हालांकि स्कैनिया तो अपनी ही सरकार की दी वाली स्कैनिया चला रहे हैं शायद वो, लेकिन इन्होंने सुना एक इंस्ट्रूमेंट हटवा दिया स्कैनिया से, वो मुझे याद आया। और धन्यवाद। लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट हटवा दिया, वो किसके कहने से हटवाया मंत्री जी बता देना। उसमें एक इंस्ट्रूमेंट था कि अगर शराब पी करके कोई ड्राइवर आ गया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। वो इंस्ट्रूमेंट हट गया, जरा देख लेना आप, पता करवा लेना माननीय मंत्री जी। अगर वो इंस्ट्रूमेंट बहुत मामूली खर्चा होता है, 10-15 हजार का होता है, वो इंस्ट्रूमेंट है, उसका पार्ट है उसका। शराब की बात तो इसलिए मत करिए, गोरखपुर के चुनाव में गोदाम पे पता कर लो कितने ट्रक गए थे। और फिर मैं ये कहूं कि एक मुख्यमंत्री योगी होकर के उसके क्षेत्र में कहां शराब बट रही थी बताओ आप? अब शराब की बात तो मत करिए। वो वायरल भी चल रहा है, एक वायरल भी चल रहा है मोबाइल पे, हम उस पर नहीं जाना चाहते। तो डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, एक एक पिलर बनाने के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं लोग। क्या जनता को धोखा देना चाहते हैं? कह रहे कि एक्सप्रेस वे हमने बनाया, हमने बजट दिया है। सभापति महोदय, मैं यकीन से कह सकता हूं, इस सदन में जितने लोग चले होंगे वो दिल से कहते होंगे कि सड़क ऐसी बननी चाहिए, सड़क ऐसी ही हो, ये एक्सप्रेस वे है। और यहां जितने सदन में सुन रहे हैं या देख रहे हैं या पत्रकार साथी होंगे कोई, तो वो भी जानते होंगे अगर उस सड़क पे एक बार चल लेगा वो कहेगा सड़क ऐसी ही बननी चाहिए। देखिएगा जब ये आपकी स्कैनिया और वॉल्वो चलेंगी, लोग कितने खुश होंगे आपसे, और इतना खुश होंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन वो सड़क आगरा से लखनऊ तो हम ले आए, क्योंकि एक हिस्सा तो बनाया पुरानी सरकार में, उसका उद्घाटन हमें करने का मौका मिला। अभी तक आप कुछ नहीं बना पाए हो। जिस दल को आप कहते हो उल्टा सीधा, सपा बसपा को, उन्हीं की देन है कि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। और आपने इन्वेस्टमेंट में हर पोस्टर पे यही लिखा था कि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे अगर कोई है तो वो है दिल्ली से लेकर के आपका लखनऊ। बताओ होर्डिंग में लिखा था कि नहीं लिखा था आपने? और एक तरफ मुख्यमंत्री जी की तस्वीर, एक तरफ प्रधानमंत्री जी की तस्वीर। मैं ये जानना चाहता हूं इन दोनों का क्या योगदान था इसमें, बताओ। अरे योगदान बसपा का था, सपा का था, आपका क्या था योगदान, ये बता दो हमें। चलो, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, लगना चाहिए। और एक बार मैंने भी ये कहा कि झूठे इन्वेस्टमेंट मीट में ये लगे कि बीजेपी ने बनवाया है ऐसा एक्सप्रेसवे। और अब जो पूर्वांचल को जोड़ता, इसलिए रोक दिया क्योंकि उसमें समाजवादी शब्द लिखा था। एक साल चला गया, जो बजट दिया है इस बजट से बाराबंकी से आगे नहीं जा सकता। अब कब पहुंचोगे आजमगढ़ भगवान जाने। और एक्सप्रेस वे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के भाषण में है, मैं नहीं ये कहता हूं नेता सदन, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो मुख्यमंत्री भी तो एक्सप्रेस वे समझेंगे कि नहीं समझेंगे, मैं ये नहीं कहता हूं। देखिए, हमसे ये कहते थे कि इटावा सैफई में बहुत काम करते हो आप। बजट में 600 कुछ रुपए गोरखपुर को जोड़ने के लिए एक्सप्रेस वे है। मैं नेता सदन से जानना चाहता हूं, ये जो एक्सप्रेस वे बन रहा है गोरखपुर वाला, आखिरकार जुड़ेगा कहां से? ये कहां से जा रहा है? कोई मंत्र के हिसाब से जा रहा है क्या? हवा में कहां से जा रहा है? हर पॉलिटिकल जो नेता होता है वो अपनी जरूर सोचता है। बुलेट ट्रेन आपको नहीं मिली, बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और गुजरात को मिली है। आपने बाराबंकी तक केवल पहुंचेगा,
1000 करोड़ रुपए में, और 660 करोड़ अपने लिए दिया, और 2 भगवान भूल गए आप भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भी भूल गए और बनारस वाले भी भूल गए आप, काशी विश्वनाथ को भूल गए। बताइए, अपने स्वार्थ में। बताइए बजट में पैसा है कि नहीं है? आप बताइए, एक्सप्रेस वे से जोड़ने वाला अयोध्या फैजाबाद का सड़क कहां है, उसका पैसा कहां है? और ये मत कह देना कि NHAI से जोड़ देंगे या ये कर देंगे, क्योंकि आपकी स्पीच है, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस है, क्या ने कहा कि एक्सप्रेस वे ये केवल बलिया गाजीपुर नहीं जाएगा, अयोध्या और वाराणसी को भी जोड़ेगा। तो आपने अपने स्वार्थ में गोरखपुर के लिए तो दे दिया पैसा, लेकिन आप बताइए फैजाबाद अयोध्या के लिए कहां है पैसा, और वाराणसी के लिए पैसा कहां है? और याद रखिए, प्रधानमंत्री जी को नाराज मत करिए, प्रधानमंत्री जी को नाराज, हाँ आपके लिए तो ठीक है कि अगर वो नाराज करें तो आपका उभट जाएगा। हम नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री जी को आप नाराज करें, कम से कम बनारस तो जोड़ो उससे। और फिर मेट्रो आएगी गोरखपुर में और झांसी में। कैसे मेट्रो आएगी झांसी में? आप बैठोगे, स्टार्ट होगी झांसी पार, इसी तरह गोरखपुर पार, और कानपुर में बन भी रही थी, वो भी रोक दी इन्होंने, कानपुर वाली रोक दी। और 12 ट्रेन आ गई हैं, 12 ट्रेन लखनऊ में 12 ट्रेन आ रह गई हैं। नेता सदन, आप जन कितनी बार घेर रहे हो, कौन सी गली में जाते हो, सब गली देखी है आपने, सब मोहल्ले जानते हो। लखनऊ को तो जल्दी तेज कराइए आप, ये 12 ट्रेन खड़ी हो गई तो पटरी पे कहां जाएंगी? जिस तेजी रफ्तार से समाजवादी सरकार काम कर रही थी वो स्लो कर रही है लोग। और मुझे खुशी है इस बात की, हम सरकार में हो ना हो, लेकिन एक भी दिन अखबार में नहीं जाता जिस दिन मेट्रो की या उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार का काम अखबारों में न दिखाई दे। एक दिन हमें बता दो। तो ये काम कुछ करेंगे नहीं, कुछ तैयारी ऐसी कर रहे होंगे कि जनता इनके उसमें आ जाए। हम कितना भी समझाएंगे जनता को, लेकिन इस बार जनता ने समझ लिया है, हम समझाना भी जान गए हैं, और कैसे समझाना होता है वो भी जान गए हम। और हम तो ये कहते हैं, जब आपको हराना है तो कम से कम हम उम्र का और तजुर्बे का लाभ लूंगा, जिसमें ज्यादा तजुर्बा होगा उसके लिए हम क्या कर देंगे, हमारा क्या जाता है। हमें तो लड़ाई आपसे है, क्योंकि आपने हमें जातिवादी बना दिया। और मैं धन्यवाद दूंगा बीजेपी के लोगों का एक बार फिर कि आपने हमें बैकवर्ड बना दिया। हम काम करते करते अपने आप को फॉरवर्ड समझने लगे थे, गलत फहमी में थे, और इसलिए फॉरवर्ड समझ रहे थे। नेता सदन, आपने कभी लोक भवन देखा? मैं चाहता हूं जो वो कुर्सी है जिसको हम समाजवादियों ने बड़े उससे बनाया है, तो कोई हमारे करीब वाला आदमी बैठे तो अच्छा लगेगा। वो ऑफिस बहुत अच्छा, हम चाहते हैं अच्छे ऑफिस में कोई खुश मिजाज इंसान बैठेगा, कुछ शेर और शायरी सुनाएगा, लखनऊ का वासिंदा बैठेगा तो अच्छा लगेगा। अब वो कैसे होगा ये बताओ हमें, हम आपके लिए तैयार हैं करने के लिए। नहीं, इनके लिए कुछ कर सकते हैं हम लोग, हम सब लोग मिलकर के कुछ कर सोच विचार कर सकते हैं। इसलिए सभापति महोदय, ये बजट इनका केवल कागज है। ये जनता को जैसे इन्होंने सांप से सुंदर कहा था वैसा ही ये समझते हैं। इन्होंने समाजवादी पेंशन छीन ली, 108, 102, अस्पतालों में दवाई नहीं, गरीबों को कुछ मिल नहीं रहा, जो मदद मिलनी चाहिए किसानों को मिल नहीं रही। इनसे क्या उम्मीद करेंगे बजट से? और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी की भाषा ऐसी है जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए ये बजट से कुछ भला होने वाला नहीं है। और जब 2 बजट जनता देख ले और 5 बड़े दिल्ली के देख ले, तो जब जनता को मौका मिलेगा तो आपको सबक सिखा देगा। और क्योंकि हम और तमाम लोगों से हमारे रिश्ते अच्छे हो गए हैं, जब कुछ बोलोगे नेता सदन तब हम भी खड़े होकर के बोलेंगे। इसलिए कुछ बातें उसके लिए छोड़ दी हमने, क्योंकि कुछ हमारे रिश्ते पर आप बोलोगे, मैं जानता हूं बोलेंगे आप, क्योंकि वो
नहीं कल नहीं, अगर आज सुना दो आप, क्योंकि जब आवाज दे दिया जाए तो ठीक रहेगा। कुछ अगर इच्छा हो आपकी नेता सदन की कहने की तो हम तो सुन सकते हैं, क्योंकि हम लोग सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो सोच विचार करेंगे, रिसर्च करेंगे, न जाने कितनों से राय मशवरा लेंगे, और ऐसी राय मशवरा लेंगे कि गिनती होती नहीं है तब भी पूरी कर लेते हो। अरे हमने झगड़ा कराने के लिए क्या नहीं किया आपने बताओ। उनका राज्यसभा हरवा दिया, हम समाजवादियों का दिल इतना बड़ा है, अगर कुछ देना पड़ेगा तो दे देंगे आने वाले। आपने राज्यसभा हरवा दिया, क्या पहले एनर्जी ले लिए इन्होंने, छीन लिए। अरे जनता में जाते हैं ना, एनर्जी छीन लिया आपने हमारे, अरे भुक्कल नवाब को छीन लिया आपने। कमाल है, कैसे रहते होंगे भुक्कल नवाब के साथ। अरे चलो दूसरा साथी है आपके पास। कैसे इतने अच्छे भुक्कल नवाब साहब, कभी कभी अच्छा लगता था उनका सुनना। पता नहीं क्या डराया उनको, पता नहीं कौन सा नक्शा पास कराया सभापति महोदय, उसकी वजह से ले गए उनके साथ। अब तो शायद कानून के अंदर हो गए होंगे सब वो सब चीजें। कैसे आप लोग हैं, जो इनके साथ चला जाएगा वो एकदम साफ सुथरा हो जाएगा, और अगर झगड़ा करोगे तो ये होगा। भाई हम तो सीबीआई क्लब में पहले ही हैं, और सीबीआई क्लब में हमें भेजना चाहते हैं। नदी का किनारा इतना सुंदर बनाया था, लोग आज भी टहलते हैं, आज भी घूमने जाते हैं। और हम तो कहेंगे आपसे, जब फाइलें आइलों का बोझ ज्यादा हो जाए तो नदी के किनारे चले जाया करो थोड़ा, लेकिन फाइलें ज्यादा आती नहीं होंगी इनके पास, तो फुर्सत में रहते होंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं फट जाए तो बहुत फाइलें आएंगे आपके पास। और आपसे कहिए, नकल वाले चक्कर में अपमानित मत करिए लोगों को। नौकरी देनी नहीं, नकल बहाना था। दुनिया के तमाम मुल्क ऐसे हैं जहां पर ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है। अगर कहीं भ्रष्टाचार था या कहीं कारोबार हो रहा था, तो आखिरकार बीजेपी के नेताओं के नकलची क्यों पकड़े गए? कैसे पकड़े गए? खुले यहां बीजेपी के नेताओं के नकल करने वाले पकड़े गए, और न पकड़े गए तो नेता सदन बताए। नहीं पकड़ा किसी ने भी हो, इसीलिए मैं सुझाव दे रहा हूं आपको। आप बच्चों को परेशान कर रहे हो, आप शिक्षकों को अपमानित कर रहे हो, आखिरकार कारोबार कर कौन रहा था? मैं तो कहता हूं और सुझाव देता हूं, दुनिया के तमाम डेवलप्ड कंट्री में ओपन बुक होती है परीक्षा, आप क्यों नहीं कर देते ओपन बुक? आप जाइए जर्मनी, घूमने तो गए थे पिछली बार, लेकिन वो कहीं आग लग गई थी, बचाए आप नेता सुना। मैं चाहता हूं कहीं यूरोप में जाएं और यूरोप में स्टडी करें। हम एक खिलाफ नहीं बोलेंगे आपके, नहीं मैं आपने पढ़ाया होगा अच्छी बात है, लेकिन आपने बड़ों को पढ़ाया होगा, छोटों को नहीं पढ़ाया होगा। मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपकी डिग्री को देख करके मुझे लगता है तो ये सब चीज में लेट हो गए। जब ज्यादा पढ़ते रहे तो हर चीज में लेट हो गए थे। तो सभापति महोदय, मैं बच्चों की बात कर रहा था। सभापति महोदय, मैं चाहता हूं जो बच्चे पढ़ रहे हैं, देखिए मैं समझ सकता हूं कि बच्चों का एग्जामिनेशन की क्या टेंशन होती है, कि मैं खुद बच्चों के साथ रहता हूं। मैं जब बच्चों को देखता हूं तो वो अगर बोर्ड की परीक्षा है तो कितना टेंस है वो, और बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो। हालांकि हमारे गुरुजन बैठे हैं, उनका संगठन है बहुत बड़ा, उनकी समस्याएं तो अपार हैं। उनका प्रमुख सचिव ऐसा हो कि खड़ा रहे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो सारी समस्या का समाधान हो पाए। एक प्रमुख सचिव तो बैठाना पड़ेगा कोर्ट में, तभी सारी समस्या का समाधान हो सकती है। या फिर सरकार बड़े दिल से हम भी हो सकते हैं, वो है, लेकिन अब बोर्ड की कटनी छटनी हो गई है, वो जानते हो गए आप, थोड़ी बहुत किताबों को लेकर के। खैर वो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूं गुरु लोगों की समस्या का समाधान हो, उनको सुविधाएं मिले, उनकी तमाम पुरानी समस्याएं हैं
हर सरकार के सामने रहती, कुछ ठीक हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं बच्चों के लिए चाहता हूं जो परेशानी आती है। ये जो दावा कर रही थी सरकार नेता सदन कि नकल हुई नहीं है, नकल बहुत हुई है, नकल बहुत हुई है। जो सूचनाएं मिली हैं अखबारों में, जो लोकल अखबार छपे हैं, सूचनाएं लगातार मिली हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि बच्चे पढ़े लिखें, उनका मानसिक रूप से एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कोई पढ़ाने वाला अच्छा हो और वो कम से कम पढ़ के जाएं। और आप क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते हैं कि ओपन बुक कराएंगे, न सेंटर बनाने का झगड़ा, और आज तो कंप्यूटर है, आप बगल वाला बच्चा कभी सॉल्व नहीं कर पाएगा। एक क्वेश्चन पेपर के कितनी प्रोबेबिलिटी में कितने ऊपर नीचे कैसे क्वेश्चन पेपर बन सकता है, बगल वाला चाहेगा तो भी नहीं सॉल्व कर पाएगा, और अगर एक सॉल्व हो जाएगा तो दूसरा भी सॉल्व कर पाएगा, उसको देख के भी नहीं लिख पाएगा जवाब। आज कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करिए, केवल डाटा चोरी के लिए इस्तेमाल मत करिए। चुनाव जीतना है तो डाटा चोरी कर ले। वो जो डाटा चोरी वाला कंपनी थी वो हमारी भी चोरी करके गया, तभी हम चुनाव 2017 हार गए। और अगर वो डाटा चोरी वाला हमारे साथ नहीं भेजा होता बीजेपी के लोगों ने तो आप सत्ता में नहीं होते। बहुत बहुत आपके धन्यवाद। दीपक सिंह, तो बोलना चाहता तो कुछ बोल लो, नहीं सब लोग भूखे हैं, तो जल्दी कल भाषण जारी रहेगा, बोल लो कुछ 2-4 मिनट। माननीय सभापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया बोलने का। काफी सारी बातें बजट को लेकर। दीपक सिंह इतना ही कह दो, भाषण जारी रहेगा, कल 11 बजे तक के लिए उठते। कल 11 बजे।